जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है बैंक ऑपरेशंस मैनेजमेंट और यूनिट 8 है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक्स के साथ डील करता है। तो बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह होती हैं ये हम देखेंगे इस यूनिट में। जैसे हर एक कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करनी होती हैं, ऐसे बैंक्स के लिए भी रिक्वायर्ड है। और रिक्वायर्ड ये होता है कि अपने ऑपरेशंस की ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोज करें, मुकम्मल फाइनेंशियल अफेयर्स बताएं और कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस बताएं। अब कौन-कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बैंक ने पेश करनी होती हैं टू देयर शेयर होल्डर्स। सबसे पहले है जी बैलेंस शीट, आप जानते हैं, जिसमें एसेट लायबिलिटी इक्विटी लिखे जाते हैं। इसका नया नाम जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इस तरह इनकम स्टेटमेंट है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जी, वो पेश करनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये चार स्टेटमेंट्स हैं। और पांचवी चीज होती है नोट्स टू द अकाउंट, जो इन डिटेल इन्हीं स्टेटमेंट्स की डिटेल इनमें लिखी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देनी होती है। एक बैंक ने साल में 4 दफा पेश करनी होती है। एक तो होती है क्वार्टरली स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वार्टर की स्टेटमेंट देनी होती है जनवरी टू मार्च की, क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर यकम जनवरी से शुरू होता है। और ये अनऑडिटेड भी दे सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ एंडेड क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 3 महीने। हाफ ईयरली रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं विद इन 60 डेज ऑफ हाफ ईयर एंड, जब 6 महीने खत्म हो जाएं यानी जून तक, और ये ऑडिटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए। इस तरह थर्ड क्वार्टर की स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसके वो भी अनऑडिटेड। और फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होती है। 31 दिसंबर को इनका ईयर खत्म होता है, तो उसके 90 डेज के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हें देनी होती हैं। ये तो इनकी फ्रीक्वेंसी है। एनुअल रिपोर्ट भी बैंक की उसी के साथ पब्लिश होती है जब फाइनल रिपोर्ट दे रहे होते हैं। उसमें फिर डायरेक्टर रिपोर्ट टू द मेंबर होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, और स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। ये उसमें लिख के बताया जाता है कि हमारे बैंक के मेजर शेयर होल्डर कौन है। इसके इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के शेयर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज होती है, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं वो सारे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, अब इनकी बैलेंस शीट, बैंक की बैलेंस शीट एक नॉर्मल कंपनी की बैलेंस शीट की तरह नहीं होती, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। वो हम अभी इसके पैटर्न पे देखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, एक बैंक की बैलेंस शीट ऐसे ही है, ऊपर नाम लिखा जाता है, नीचे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे मैंने कहा कि बैलेंस शीट का अब नया नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। एसेट्स लिखे जाते हैं, एसेट्स के अंदर कैश हो सकता है जी, बैलेंसेस विद अदर बैंक्स हो सकता है, जैसे बैंक का अदर बैंक में बैलेंस पड़ा हो। लैंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दिए हों वो हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं जो इन्होंने की हों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या स्कूल्स में। एडवांसेस हो सकते हैं जो इन्होंने लोन दिए हों कस्टमर्स को। इसके अलावा बैंक के फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। ये वो एसेट होते हैं जो नॉन फिजिकल नेचर के होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर या गुडविल वगैरह और अदर एसेट्स। तो ये सारे होंगे जी बैंक के एसेट्स। इसी तरह लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लाइबिलिटीज में फिर आ जाएंगे बिल्स पेएबल, जो इमीडिएट बिल्स पेएबल होते हैं वो आ जाएंगे। बारविंग्स आ सकती हैं जो इन्होंने अदर बैंक से बारविंग की हो। फिर सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है डिपॉजिट्स, जो इनके पास डिपॉजिट्स आए हो करंट अकाउंट के अंदर या सेविंग्स अकाउंट्स के अंदर। फिर लाइबिलिटीज अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज, कोई फाइनेंस लीज ली हो तो उसके हवाले से आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो वो आएगा। सबऑर्डिनेटेड डेट आ सकता है, इसकी डिस्क्रिप्शन आगे दी हुई है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है जो फ्यूचर में आपने टैक्स पे करना है। और फिर ये हो जाएंगे नेट एसेट्स, और इनके बाद इनको रिप्रेजेंट कर रही होगी ये इक्विटी। इक्विटी में कौन से आइटम होंगे, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएंगे, सरप्लस आएगा, रीवैल्यू ऑफ एसेट पे कोई आया, और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं जो किसी भी बैंक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिख के रिपोर्ट करेगा। फिर इनकम स्टेटमेंट का क्या पैटर्न होगा। सबसे पहले बैंक की सबसे ज्यादा इनकम आती है मार्कअप, रिटर्न और इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि मोस्टली ये लैंडिंग जो कर रहे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता है, यानी कि सबसे बड़ी इनकम होती है। उसके बाद मार्कअप, रिटर्न और इंटरेस्ट जो एक्सपेंस किया जाता है, ये वो होता है, ये रिटर्न जो आप डिपॉजिटर्स को पे करते हैं। तो ये वाला पहला वो रिटर्न होता है जो आप, या मार्कअप जो अर्न करते हैं, ये वाला वो मार्कअप है जो आप पे करते हैं। तो नीचे इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है नेट मार्कअप या इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद बहुत सी नॉन मार्कअप इनकम होती है। तो जो नॉन मार्कअप इनकम होती है, जैसे फीस एंड कमीशन हो सकती है, डिविडेंड इनकम है, फॉरेन एक्सचेंज इनकम है, गेन एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटीज है, अदर इनकम है, कोई इसके अलावा आ रही है, तो यहाँ पे वो टोटल इसका कर दिया जाता है, टोटल मार्कअप इनकम। उसके बाद जी नॉन मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंस होते हैं। वो कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो ऑपरेशनल नेचर के होते हैं, जैसे ऑपरेशनल एक्सपेंस हो गया, एडमिन हो गया, सैलरीज हो गया, वर्कर वेलफेयर फंड है, अदर चार्जेस हैं, वो यहाँ पे आएंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस होता है बिफोर प्रोविजंस। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आती हैं, जो डेट डाउटफुल हो चुकी है उनके हवाले से प्रोविजंस क्रिएट करते हैं।
कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तो प्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा और फिर बेसिक अर्निंग या अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर दी जाएगी। अच्छा, अब जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बैंक बनाएगा वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से मुराद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS। इन्हीं के पुराना नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें अपडेट करके अब IFRS की शक्ल में जारी किया जा रहा है। और IFRS की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाएं। ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हमने पहले पढ़ा, और दूसरे हिस्से के अंदर होती है स्टेटमेंट ऑफ अदर इनकम, ताकि कोई और बैंक की इनकम है तो वो भी रिपोर्ट हो जाए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, इक्विटी के अंदर कोई चेंज हो तो वो उसकी स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है, इसका आपको पहले ही पता है, जिसके अंदर हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज लिखते हैं। उसके बाद जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स होते हैं, उनके मुताबिक हमने बना के तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना होता है। इन्हीं डायरेक्टिव्स के तहत हमने रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है वो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गाइड करते हैं, कब हमने इंटरेस्ट इनकम लिखनी है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके हवाले से डायरेक्शंस जारी की होती हैं। बैंक्स के लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपने एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट को परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरीज में डिवाइड करें, ताकि पता चले कि कौन से लोन से इनको इनकम आ रही है और कौन से नहीं आ रही। और इसके अलावा अक्रूवल बेस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होता है, कैश बेस पे नहीं करना होता। कोई भी जो बैड डेट हो जाए उसे रिकॉर्ड करना होता है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करनी होती है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन के हवाले से फिक्स्ड एसेट्स को आपने मार्केट बेसिस पे वैल्यूएट किया जा सकता है, अदरवाइज अगर आप इसको कास्ट बेस पे भी करना चाहें तो वो भी अलाउड होता है। डेप्रिसिएशन के मोड्स भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफाइन किए गए हैं और उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। फिर जो सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखी होती हैं दूसरी कंपनी के शेयर्स, उनको किस प्राइस पे हमने रिपोर्ट करना होता है। जनरली ये प्राइस मार्केट प्राइस होती है ऑन क्लोजिंग डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसकी बेस पे हमने इनको रिपोर्ट करना होता है। और जितना भी बैंक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश कर रहा होता है उसके लिए लाजमी है कि ऑडिटर उसका ऑडिट करे, एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर तो बैंक के अंदर मौजूद होते हैं, तो ऑडिट रिक्वायरमेंट लाजमी है। क्वार्टरली अकाउंट्स विदाउट ऑडिट पब्लिश किए जा सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट टू इंटरनल ऑडिटर फिर भी उसको देख रहा होता है। लेकिन इसके अलावा जो फाइनल अकाउंट्स पेश किए जा रहे हैं, ये जो एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर उनका ऑडिट होना लाजमी है। और बैंक की एक अपनी ऑडिट कमेटी भी होती है जो ऑडिट के मैटर्स को सुपरवाइज कर रही होती है। उसके बाद ये रिपोर्ट पेश की जाती है टू द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये आपका यूनिट था जी, जिसके अंदर बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताल्लिक हमने पढ़ा। इसकी एक दफ़ा अच्छी तरह रीडिंग कर लें और प्रैक्टिकली भी किसी बैंक की वेबसाइट पे जाके उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें, ताकि आपको पता चले कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अभी तक देखते आए हैं, उनसे थोड़े हट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बैंक्स की, और इनका फिर अपने ही तरीके से, क्योंकि इनके डिफरेंट आइटम्स होते हैं, तो इनका रेशियो एनालिसिस भी अपने ही डिफरेंट तरीके से किया जाता है। इनकी डिफरेंट रेशियोज होती हैं। अगर आप वो प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करें तो उनमें कुछ रेशियो एनालिसिस दिए होंगे, जिससे आपको इसको अंडरस्टैंड करने में मजीद हेल्प मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। आगे इससे फिर इंशाल्लाह यूनिट 9 डिस्कस करते हैं।